बच्चों, आपका आज की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज का टॉपिक है जल निकास, वाटर ड्रेनेज। जल निकास की परिभाषा देखेंगे, जल निकास के उद्देश्य देखेंगे, जल निकास की आवश्यकता पढ़ेंगे, जल निकास की आवश्यकता क्यों पड़ी है और इसको करने के लिए क्यों आवश्यकता है। इसमें देखते हैं सबसे पहले हम परिभाषा। फसल की पैदावार बढ़ाना है, तो फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए भूमि की सतह यानी खेत जो है, उस खेत की सतह, इस जो ऊपरी है इसको हम क्या बोलेंगे, खेत की सतह। सतह अथवा अधो सतह से, तो ये सतह के नीचे जो होती है उसके नीचे अधो सतह आती है, इसको बोलते हैं अधो सतह। तो सतह अथवा अधो सतह से अनावश्यक जल को कृत्रिम रूप से बाहर निकालना जल निकास कहलाता है। यानी इसमें ये सतह है, इसकी सतह के ऊपर क्या है, पानी भरा हुआ है, ये पानी को भी बाहर निकालना है। हमने देखा कि भूमि जो होती है वह समतल नहीं होती, उसमें कहीं पर गड्ढे होते हैं, कहीं पर उठी हुई होती है, इस वजह से पानी वहां पर भर जाता था। उसको सतह के ऊपर जो पानी है उसको भी बाहर निकालना रहता है। और भूमि के नीचे की तरफ भी पानी क्या होता है, वहां पर भी इकट्ठा होता है। जैसे कि सतह यहाँ से पानी, मान लो यहाँ पर पानी है, तो इस पानी को भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी ड्रेनेज करना पड़ेगा, जल निकास करना पड़ेगा। तो कृत्रिम रूप से जल निकास किया जाता है। कृत्रिम रूप से जल निकास करने के लिए क्या करना है कि खेत में स्थायी या अस्थायी रूप की नालियां बनाई जाती हैं, वो भी फावड़ा जो होता है, फावड़े की सहायता से इनका इस्तेमाल करके जो होता है पानी को खेत से बाहर निकाला जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, जल निकास कहते हैं। अब जल निकास क्यों करना पड़ा है, ये करने का आवश्यकता क्यों पड़ी, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा मृदा का संगठन। जिस भूमि की बात कर रहे हैं, ये वाली जो भूमि और भूमि में ही क्रियाएं की जा रही, दोनों सतह और अधो सतह, और सतह और अधो सतह जो भूमि के ही भाग है। तो इस मृदा संगठन देखते हैं, जो मिट्टी जो ये भूमि बनी है, भूमि जो बनी है किन किन से मिलकर बनी होती है। तो भूमि जो होती है वह 4 अवयव से मिलकर बनी होती है, जिसमें पहला खनिज है। तो 45% 45% खनिज होता है भूमि में, 25% इसमें जल होता है, 25% वाटर होता है, 25% वायु होता है, 25% एयर होती है, और 5% की बात करते हैं इसमें ऑर्गेनिक मैटर जिसको बोलते हैं, 5% कार्बन होता है, कार्बनिक पदार्थ जो पौधों की पत्तियां खेत में जो काटने के बाद पत्तियां होगी, जड़ होगी, डंठल होगी, जो रह जाते हैं वो सड़ते हैं, वो वाला भाग जो होता है लास्ट में जाके क्या बनता है, ऑर्गेनिक मैटर बनता है। तो इन सभी को मिलाकर क्या बनती है, मृदा बनती है, ये भूमि बनी है। और इस भूमि में हम देखते हैं कि पानी सतह आधा सतहों में भर जा रहा है। क्यों भर रहा है, क्योंकि अब मिट्टी है, मिट्टी में सिर्फ 25% जल होना है, 25% वायु का होना तय है कि 25% वायु और 25% जल होता है। लेकिन जब वर्षा अधिक होती है, अभी वर्षा का बारिश हो रही है, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिलों में बारिश जो हो रही है वो हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने बहुत से जिलों में अलर्ट कर रखा है, धार जिले में भी अलर्ट कर रखा है। तो ये क्यों कर रखा, क्योंकि बारिश जो है, बारिश ज्यादा हो रही है और मिट्टी की जो क्षमता, आप देख रहे हैं बारिश क्या हो रही है, आपने देखा है कि बादल है, पानी क्या हो रहा है, ज्यादा गिर रहा है, और पानी जब गिरेगा तो कहाँ आएगा, भूमि में गिरेगा, जमीन पर आएगा और खेत में आ जाएगा। तो खेत में जब भी पानी आएगा तो क्या करेगा, यहाँ पर भरेगा। अब भरेगा, मिट्टी की क्षमता कितनी मैंने बता रखी है आपको, ये 25% जो होते हैं मिट्टी में पानी रह सकता है। अब 25% पानी इसमें आ गया, फिर भी बारिश जो हो रही है लगातार होती जाती है, तो मिट्टी की जो क्षमता है पानी भरने की 25% से ऊपर पहुंच जाती है। और 25% 25% जब ज्यादा पानी मिट्टी में भर जाएगा तो पानी कहाँ आ जाएगा, ऊपरी वाली सतहों में आ जाता है, ऊपर वाली सतहों में आकर इकट्ठा होने का। और ज्यादा बारिश होती थी, पानी फिर क्या ऊपरी सतह से लिए बहने लगता है, तो ये पानी इकट्ठा रहता है, और इकट्ठा रहने से ये जो पानी भर जाएगा, तो ये 25% जो एयर की बात करी थी, कि 25 एयर का स्थान भी कौन ले लेगा,
पानी ले लेता है, और पानी ले लेता है तो वायु भी यहाँ से क्या होती है, जो वायु के जो बुलबुले हैं, ये वायु जो है, ये वायु जो रहती है ये भी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, और पूरे स्थान में क्या हो जाता है, फिर पानी 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 हो जाता है और भूमि पूरी तरह से जलमग्न हो जाती है। इसकी वजह से फसल की जो पैदावार होती है वो क्या होती है, प्रभावित हो जाती है। कैसे हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। फसल क्या होती है, मुरझाने लगती है, मरने लगती है। क्यों मरने लगती है, क्योंकि पौधों को जीवित रहने के लिए श्वसन क्रिया करने की आवश्यकता पड़ती है। और जब यहाँ से एयर निकल जाएगी, हवा जो है, वायु क्या हो जाएगी, बाहर निकल जा रही है भूमि से, भूमि में वायु नहीं मिल पाएगी तो पौधों को वायु नहीं मिलेगी, और पौधों को वायु नहीं मिलेगी तो उन्हें श्वसन क्रिया नहीं होगी। जब श्वसन क्रिया ही नहीं होगी तो फसल की पैदावार ही नहीं होगी। पौधा क्या हो जाएगा, श्वसन क्रिया का अभाव हो जाएगा, उसमें वायु न मिलने के कारण पौधा मर जाता है, जिससे पैदावार भी क्या होती है, रुक जाती है। इसी को क्या करना है कि इसमें से जल को निकाल देना, और जब जल निकालेंगे तो जो वायु का स्थान है वो वायु का स्थान वापस से आ जाएगा। तो जल निकास करने से मिट्टी में पानी की मात्रा को बाहर निकाल देंगे तो वहां पर वापस से क्या आ जाएगी, वायु आएगी, और वायु आएगी तो पौधों में शोषण करने की क्रिया बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हमें क्या करना है, जल निकास करने का। ये आगे पूरा देखेंगे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है, मिट्टी में 25% क्या होता है, जल होता है, 25% वायु होता है। जब इस एरिया में आप देख रहे हो कि ये है, इसको अपन मान लें कि ये 25% जल 25% वायु, लेकिन बारिश होती है तो ये 25% जो वायु है, ये वायु भी क्या हो जाती है, यहाँ पर भी क्या हो जाता है, इसमें भी जल आ जाता है, पूरी पूरी ये क्या हो जाती है, भूमि जलमग्न हो जाती है। वायु इससे क्या हो जाती है, वायु बाहर हो गई है, स्थान ही नहीं बचा वायु का। इस वजह से हमें जल निकास करने की आवश्यकता है। भूमि के चारों अवयव 25 25 25 और 25% वायु होगी। क्या होगी, 25% वायु होगी, तभी जाकर के ये भूमि खेती करने योग्य होगी, वरना ये खेती करने योग्य नहीं रहेगी, वहां पर अपन फसल को नहीं लगा पाएंगे। तो इतनी ये जल निकास की परिभाषा है। अब इस जल निकास की परिभाषा को एक बार आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है 2 से 3 बार, ताकि आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आ जाए क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, आगे अपन देखते हैं। अब बच्चों देखेंगे जल निकास की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ ड्रेनेज। जल निकास की आवश्यकता कहाँ पर, कौन कौन से स्थानों पर पड़ती है। तो सबसे पहले देखते हैं कि निचले स्थानों पर स्थित भूमियां, निचले स्थानों पर स्थित भूमियां जहाँ पर जब वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु में जब पानी बारिश होती है तो निचले वाले जो स्थान है, भूमि है, वहाँ पर पानी आकर के इकट्ठा हो जाता है। उस इकट्ठे पानी को खेत से बाहर निकालना होता है ताकि फसल की समय से बुआई कर सके। निचले स्थानों पर स्थित भूमियों में वर्षा ऋतु में पानी भर जाता है, वो फसलों की समय से बुआई करने में बाधा पड़ती। तो ये आप देख रहे हो कि ये स्थान, ये वाला ऊपरी स्थान है, ये वाला, और एक स्थान ये इधर नीचे भूमि है, पहाड़ी इलाका आपने देखा होगा। तो जो बारिश होगी तो पानी, बारिश हो रही है, पानी आ रहा है, तो बारिश यहाँ पर हुई तो इस स्थान पे पानी, यहाँ का पानी कहाँ आ गया, नीचे आ गया, ये होगी निचली भूमि। ये क्या है, निचली भूमि। अब वर्षा ऋतु में पानी जब निचली भूमि में आकर भर जाता है, यहाँ पर पानी जब भर जाएगा तो किसान इस जगहों पर पानी भर जाने की वजह से फसल जो है, फसल की बुआई क्या नहीं कर पाते हैं, वहां पर बुआई करने में क्या पड़ जाती है, उसको बाधा पड़ती है, और वह वहां पर समय से बुआई न कर पाने के कारण उसकी एक सीजन की फसल रह सकती है, उसे हानि हो सकती है। दूसरा ये कि लवणीय भूमि को सुधारने के लिए जल निकास की आवश्यकता होती है। लवणीय भूमि आप समझ में नहीं आ रहा आपकी लवणीय भूमि क्या हो रही, तो क्लास 11th में देखा था लवणीय भूमि, सेलाइन सोइल के बारे में बताया था। लवणीय भूमि क्या होती है, कि लवणीय जो भूमि होती है, साल्ट जो होता है, वो साल्ट भूमि की निश्चित सतह, जो नीचे वाली जो सतह होती है, ऊपरी सतह है, नीचे वाली, इन सतहों में क्या होता है, साल्ट आकर के जम जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इस जगहों में क्या करा जाए कि इसको साल्ट है, इस लवण को क्या करें,
लवण को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पानी भरना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर पानी भरता है वैसे इस भूमि को सुधारना है तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए लवण को तो क्या करा जाता है, सिंचाई की जाती है। सिंचाई के माध्यम से यहाँ पर क्या कर दिया, पानी भर दिया है। अब पानी भर दिया है तो ये लवण है जो साल्ट है वो साल्ट क्या होता है, जल पानी में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा और घुलने के बाद में क्या हो जाएगा, ऊपरी सतह में आकर के क्या हो जाएगा, इकट्ठा होता है और इस इकट्ठे हुए लवण को क्या करेंगे, जल पानी में घुला हुआ इसको पानी भरा हुआ तो इसको जल निकास के द्वारा नाली के माध्यम से इसको क्या कर देंगे, खेत से बाहर कर देंगे। इसलिए क्या करता है, लवणीय भूमि को सुधार करने के लिए भी जल निकास की आवश्यकता होती है। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, सिंचाई के तुरंत बाद वर्षा होने पर जल निकास की आवश्यकता होती है। अब किसान ने क्या करा है कि बारिश हो नहीं रही थी, 5-10 दिन तक देखा उन्हें, 20 दिन तक देखा बारिश हो ही नहीं रही, फसल बो दी है, बुआई कर दी है, पानी नहीं गिर रहा है तो फसल क्या हो जाए, मुरझाने लगती, तो किसान क्या कर देता, पानी दे देगा। तो किसान ने क्या करा, ये फसल लगी हुई इस फसल में उसने क्या करा कि कुआं के या ट्यूबवेल के माध्यम से यहाँ पर क्या कर दी, सिंचाई कर दी। अब मिट्टी कैसे होगी, मिट्टी में नमी आ गई, पानी आ गया, लेकिन जैसे किसान ने खेत में सिंचाई करी है और उसके जस्ट एक दिन बाद ही क्या होने माना कि यहाँ पर क्या हो गया, बारिश हो गई। अब बारिश हो जाने की वजह से खेत में पहले से ही क्या थी, नमी मॉइस्चर बन गया है, वहाँ पर पानी है और बारिश भी हो गई है तो इसकी वजह से खेत में क्या हो रहा है, पानी की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ जा रही है। अब इस पानी इकट्ठा हो गया, पानी की मात्रा क्या होगी, यहाँ पर बहुत ज्यादा होगी और ये फसल कैसे होगी, प्रभावित होगी। इसलिए इस पानी को क्या करना पड़ेगा, वर्षा के जो जल है उस जल को क्या करना पड़ेगा, जल निकास करना पड़ेगा, जल निकास की आवश्यकता पड़ेगी। चौथा पॉइंट है, जिन क्षेत्रों में जल स्तर ऊंचा पाया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पर पानी का स्तर हमेशा ऊंचा होता है, मतलब कि ऊंचा होने का ये जल, एक खेत ये है, एक एरिया है, क्षेत्र मान लो, और एक क्षेत्र ये है। यहाँ पर पानी का स्तर कैसा, ये इतना है, ऊंचा है, और इस वाले जो खेत में पानी का स्तर क्या है, बस इतना है, नीचा है। तो इस क्षेत्र में जब वर्षा होगी तो पानी इसमें जल्दी से भरेगा, जल्दी से भरेगा तो यहाँ पर पानी क्या हो जाएगी, पूरे का पूरा खेत कैसा हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। इस वजह से इन क्षेत्रों में जहाँ पर जल स्तर ऊंचा होता है वहां पर जल निकास की आवश्यकता होती, जल को खेत से बाहर निकालने की आवश्यकता होती। ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जल का स्तर कैसा, निम्न है, ऊंचा नहीं है, इसलिए यहाँ पर बारिश हो रही है तो भी पानी को निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पांचवा पॉइंट देखते हैं, भूमि की अधोसतह में उपस्थित जल को निकालना। तो भूमि की अधोसतह आपको पता है, भूमि की अधोसतह मैंने बताया था आपको, ये भूमि की ऊपरी सतह है, ये क्या है, ऊपरी सतह, और भूमि के जस्ट नीचे एक परत पाई जाती है उसको बोलते हैं अधोसतह। क्या होती है, अधोसतह, और ये होती है हार्ड, सख्त होती है, कठोर होती है, और इन कठोर होने के कारण पानी क्या होता है, इसके नीचे ना जा रहा है, क्या हो रहा है, पानी नीचे नहीं जा पा रहा है और ये पानी क्या हो रहा है, यहीं पर इकट्ठा हो रहा है, और ये पानी इकट्ठा होगा यहाँ पर तो खेत कैसा हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। इसलिए इस जल को भी खेत से बाहर निकालना रहेगा, अधोसतह पर जो पानी इकट्ठा है उसको खेत से बाहर निकालना रहेगा, इसके लिए भी जल निकास की आवश्यकता पड़ेगी। और लास्ट जो पॉइंट है, पहाड़ियों के नीचे स्थित भूमि, पहाड़ियों के नीचे स्थित भूमि, तो यही वाली जो बात आ रही है, पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ियों के नीचे स्थित जो भूमि है वहां से जल को निकालने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जल निकास की आवश्यकता के 6 पॉइंट, 6 के 6 पॉइंट एग्जाम में बार बार हर बार रिपीट किए जाते, पूछे जाते बोर्ड एग्जाम में। आपको इन 6 पॉइंटों को आसानी से याद कर लेना है और उनको नोट्स आपका बनाना है और उसमें इन सभी पॉइंटों को लिख लेना है। नेक्स्ट देखेंगे अगली क्लास में।